हेलो फ्रेंड्स, आज से शुरू करने वाले हैं टीजीटी बायोलॉजी की क्लासेज, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही शुरू करेंगे। तो बाइलिंगुअल होगा तो आराम से पढ़ने में इजी होगा। और इसकी शुरुआत मैं करने वाली हूँ सबसे पहले सिलेबस से। हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि मोस्टली जो सिलेबस मिल रहा है सबको हिंदी में ही मिल रहा है। और जो पेपर बनता है वह पेपर बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही होते हैं। तो इसलिए मैं दोनों ही टॉपिक, मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों तरह से आपको बताऊंगी इसकी सिलेबस। और हाँ, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें मैंने अपने खुद ही लिखा हुआ है, तो मैंने उसको डिस्क्राइब किया है अपने लैंग्वेजेस में। तो आई होप आपको इजी समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं आप उसे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिकल एजू पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और मैं हर रात, आज हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, बट कल से रात के 8 बजे इसकी क्लासेज होंगी। रात में मैं इसकी क्लासेज इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि रात में जो कुछ आप पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप रात में पढ़ते हैं, वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो अगर 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच अगर आप एक क्लास देखते हैं, उसके बाद बस एक काम ना करना कि कोई मूवी मत देखना, कोई भी मूवी रात में यूट्यूब पर कोई मूवी मत देखना। बस कोई इसके सिवा, मतलब टीचिंग से रिलेटेड ही बातें अगर आप रात में पढ़ते हो, इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब मेरी जो भी क्लासेज होंगी उन क्लासेज को देखने के बाद, अगर रात में आप कुछ और नहीं देखते हो, सिर्फ इसे ही देखते हो, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड जो कुछ भी करो, लेकिन अगर मूवी ना देखो, गाने ना सुनो, और इसे देखने के बाद अगर आप सो जाते हो, तो आपके माइंड में वह सेट हो जाएगा। होता ही है कि आप जो भी रात में पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ नोट्स अगर बनाते जाते हैं, तो जो भी आप लिखते हैं, आपकी उस समय सारी ज्ञानेंद्रियां, लिखना, सुनना, बोलना आप एक साथ कर रहे होते हैं। तो उस समय आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं और उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो रात में पढ़ने के बाद जब आप सोएंगे तो सपने भी आपके वही होंगे, और जो आपका माइंड है वह इसे एक्सेप्ट कर चुका होगा, हर चीज उसमें एडॉप्ट हो चुकी होगी। तो अगले दिन सुबह उठ के बस आप उसको रिवीजन करेंगे, और फिर हफ्ते में एक आध बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो चीजें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले दिन अगर आप सुबह उठ के उसको पढ़ लेते हैं तो आपका एक बार तैयार हो जाएगा, और फिर हफ्ते में एक बार अगर उसे पढ़ लेते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मैं इसकी क्लासेस रात के 8 बजे लेके आऊंगी। और मैं आपसे ये कहना भी चाहूंगी कि रात के 8 बजे जैसे ये क्लास आती है आपके सामने, तो आप तुरंत उसे देखिए। 10 तक के बीच, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच आप इसको देख लीजिए। देखो, एग्जाम जब भी आपको देना हो, जब भी आपको देना हो एग्जाम, तो एक चीज आपका कॉन्सेप्ट रहता है ना कि रात में कोई एग्जाम नहीं होते। कोई भी एग्जाम कब होते हैं? सुबह होते हैं, दोपहर होते हैं, शाम तक हो जाते हैं। रात में तो कोई एग्जाम नहीं होता ना। तो आपका जो माइंड सेट है, जो आपका बॉडी का सेट है, जो अलार्म है, आपकी बॉडी का जो क्लॉक है, बॉडी क्लॉक जो है, वह आपका सेट होना चाहिए उस एग्जाम के तहत। तो रात भर जगना और दिन भर सोना ये ठीक नहीं होगा। तो कोशिश करो कि रात में पढ़ाई करो, सुबह आप उसका रिवीजन करो, दिन भर आराम से पढ़ाई करो और हर सुबह उसका रिवीजन कर लो। ठीक, इसके साथ ही हम शुरुआत करेंगे टीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस की। तो हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश के सिलेबस से। अगर सबसे पहले बात करें हम कितने क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वह 500 होते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे 125 होंगे। मतलब अगर आपके क्वेश्चंस और मार्क्स में कंपेयर करें तो होगा कि एक क्वेश्चन होगा आपका 4.25 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बायोलॉजी को, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, एक ही पेपर में दोनों होंगे, जूलॉजी भी होगा और बॉटनी भी होगा। अब रेशियो इसका हाफ का होना चाहिए, 50-50 का, लेकिन 125 है तो हो सकता है 60 हो और 65 हो, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिर्फ यही होता है। और टीजीटी की अच्छी बात ये होती है कि इसमें कुछ भी अलग से नहीं होता, मतलब जनरल नॉलेज नहीं होता, करंट अफेयर्स नहीं होता, इतिहास भूगोल वगैरह कुछ नहीं होता, रीजनिंग मैथ वगैरह से आप बचे रहते हो। आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपके अपने सब्जेक्ट पर होता है, जिसे आपने लगातार 7 साल पढ़े होते हैं, कम से कम 5 या 7 साल। 5 साल इसलिए क्योंकि अगर आपने किया है इंटर और ग्रेजुएशन तो 5 साल, और अगर इंटर ग्रेजुएशन अगर एमएससी कर लिए हो तो फिर 7 साल। तो पूरा 7 साल जिसे आपने दिया है वही आपके सामने आ रहा होता है।
ठीक। और उसके बाद तैयारी तो आप कर ही रहे हो, तो यह आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। अब कैसे इसको डिवाइड किया गया है, किस तरीके से बांटा गया है, तो एक बार हम इसका हिंदी देख लेते हैं, फिर इंग्लिश देखेंगे। तो देखो, अगर हिंदी की बात करें तो जंतु विज्ञान, और हिंदी का सिलेबस तो लगभग सबने देख ही लिया होगा। और हाँ, एक बात और, 2021 का जो सिलेबस है वो अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है। मतलब कि जो पुराना वाला सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे। ऐसा नहीं है कि नया सिलेबस आएगा। नया सिलेबस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब एग्जाम के लिए यह सब कुछ डिसाइड किया गया है तो यह है कि जुलाई तक एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। तो जुलाई तक अगर एग्जाम कराएगा तो इसका सिलेबस अगर इन्होंने शुरू में ही दे दिया होता, जब फॉर्म निकला तब तो मानते कि हाँ ये सिलेबस देंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है, इसका मतलब कि आगे भी ये सिलेबस नहीं देंगे। हाँ, आपका क्या क्या पढ़ना है उसे आप यहाँ पर देख लो। सिर्फ जंतु विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान। आपने चाहे जिस सब्जेक्ट से भी एमएससी की हो, लेकिन आपको जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को पढ़ना ही होगा। अच्छा, ग्रेजुएशन लेवल तक जब पेपर आता है तो उसमें होता क्या है, देखो क्वेश्चन अगर मान लो 100 का हम रेशियो बनाते हैं ना, 100 का, तो क्या होता है 100 में कि दो चीजें हो जाती हैं। पहले तो 25 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके होंगे ग्रेजुएशन लेवल के, ठीक। ग्रेजुएशन और हम कहें कि ऑनर्स लेवल समझो, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑनर्स लेवल के होंगे आपके, ठीक। तो यह ग्रेजुएशन और एमएससी के बीच की कड़ी हो जाती है 25 क्वेश्चन की। इसके बाद 75 क्वेश्चंस ऐसे, अगर 70 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके इंटर लेवल के होते हैं। 60 to 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके इंटर लेवल के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो होते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल के। आ रहा है समझ में ये? तो आपको सबसे ज्यादा तैयारी कहाँ पे करनी है, आपका सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर करना है? 70 नंबर जो आपका इंटर का है। समझ में आ रहा है कि 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके ऑनर्स लेवल के होंगे, ठीक। 70 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अगर हम 100 क्वेश्चंस की बात करें तो उसके रेशियो से अगर हम परसेंटेज की बात करें तो समझो 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑनर्स लेवल के होंगे। ऑनर्स लेवल होगा और ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर, ठीक है। तो थर्ड ईयर, ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर का जो नंबर होता है, क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, और होते हैं उनका मतलब जो लेवल होता है, क्वेश्चंस के लेवल जो होते हैं वो होते हैं, और ऑनर्स लेवल। और 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि होते हैं आपके 12th लेवल के, ठीक। 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर लेवल। आप पिछला कोई भी पेपर उठा के देख लो, यही रेशियो होता है, ऐसा ही होता है। मैंने सारे पेपर्स, लगभग बहुत सारे पेपर्स देखे, मैं आपको पेपर दिखाऊंगी भी सब। तो उनका लेवल क्या हो जाता है 70%, 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर का। 10% क्वेश्चन, 5 to 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि, अब इसका रेशियो मतलब 5 to 10 बता रही हूँ इसलिए कि या सेकेंड ईयर वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इनमें कुछ क्वेश्चन आपके होते तो वही है पुराने वाले, लेकिन कुछ नए से, करंट से जोड़ के होते हैं, ठीक। तो बस यही होता है इनका रेशियो। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना होता है क्लास 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भी यहीं पे है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे है। बहुत कुछ है जो एक साथ जोड़ा गया है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस यही करना होता है 12th क्लास, और आपको करना होता है कहाँ पर, बीएससी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो चले सिलेबस की ओर। तो देखो सिलेबस में क्या है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बताती हूँ, मेरी आदत हो गई है, बहुत आराम से मैं बताती हूँ, लेकिन आई होप आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि एक एक करके हर चीज पर हम बात करते जा रहे हैं। तो देखो, अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आप सब कुछ हिंदी वाला जानते ही हैं, और उसके बाद देखो जंतु विज्ञान को बांटा गया है। सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन है वही है, मतलब सबसे पहला क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में सब कुछ है, नॉन कार्ड डाटा और कार्ड डाटा दोनों हैं। उसके बाद उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या संरचना है, मतलब संरचना की बात करें तो उनके हर कोई भी जीव है उसमें कुछ खास बातें होती हैं जो उसे औरों से अलग करती हैं। यही तो क्लासिफिकेशन का राज है ना, कि उसमें कुछ खास है जो उसे औरों से अलग करता है, तो वो हो गई उसकी संरचना, वही पूछा जाएगा। उसके बाद उसका जीवन चक्र उसी का पूछा जाता है जो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखता है, या फिर जो परजीवी को रखता है अपने साथ, ठीक है। तो उसी का इकोनॉमिक, उसी के बारे में पूछा जाता है, उसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। अब उसमें सबके बारे में है
अब बात करें अगर कोशिका विज्ञान की, ठीक, इंग्लिश में अभी से बात करेंगे तो हम डिटेल में जाएंगे। कोशिका विज्ञान की बात करें तो कोशिका की रचना से लेकर और उसके साथ विभाजन, कोशिका का विभाजन है, ठीक, और युग्मक जनन है, ठीक। उसके बाद अनुवांशिकी आ जाता है। कोशिका विज्ञान की बात किया जाता है, अनुवांशिकी आ जाता है। इसमें मेंडलवाद, सहलग्नता, जीन विनिमय, सुजन्यकी, जैव विकास, विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत, ये सब कुछ, लैमार्क, नव लैमार्कवाद, ये सब कुछ है। उसके बाद आ जाता है, इसी में अगला हो जाता है पारिस्थितिकी। देखो इन सबको एक में ही इन्होंने रख दिया है, जबकि इनको अलग करना चाहिए था इसे। यह कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी कोशिका विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन इन्होंने पारिस्थितिकी को भी कोशिका विज्ञान के अंदर ही, यहाँ पर तो सिलेबस थोड़ा सा इन्होंने सब कुछ एक में, जैसे क्या कहते हैं, खिचड़ी बनाया हुआ है। हमने इसको जब सिलेबस को अलग किया तो डिफ्रेंशिएट किया है, तो उसको हम अभी आपको दिखाएंगे, ठीक। तो पारिस्थितिकी तंत्र की मूल धारणा, यह सब कुछ है। उसके बाद प्रदूषण है, प्रदूषण पारिस्थितिकी के अंदर ही आता है। उसके बाद फिजियोलॉजी की बात है, शरीर क्रिया विज्ञान की बात कही गई है, तो यह एक अलग पार्ट है, यह कोशिका विज्ञान का पार्ट नहीं है, यह शरीर क्रिया विज्ञान अलग पार्ट हो जाता है। इसमें शरीर क्रिया विज्ञान में जितने भी हमारे सिस्टम है ना, बॉडी के सिस्टम, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, तो उन सब की बात की गई है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए, उसका डीप नॉलेज नहीं, उसका बेसिक नॉलेज। लेकिन अगर बेसिक की भी करें तो मतलब इनका ये है कि जो इंटर होगा वह बेसिक होगा, ग्रेजुएशन जो होगा वह डीप नॉलेज होगा। तो यहाँ पर बेसिक नॉलेज कही गई है, इसका मतलब कि आपको 12th से पढ़ना है, 12th का ही पढ़ना है, ठीक। इसके बाद करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम और हार्मोन के गुण और वर्गीकरण, इनका भी प्रारंभिक ज्ञान ही लेना है, तो यानी 12th का पढ़ना है। इसके बाद भ्रूण विज्ञान, एम्फिऑक्सिस, मेढक और कुक्कुट के परिवर्धन की रूपरेखा ही पढ़नी है, तो सिर्फ रूपरेखा पढ़नी है, यानी 12th और ग्रेजुएशन जाएगा। क्योंकि रूपरेखा की बात करें, जब संबंधित प्रारंभिक ज्ञान जहां भी होगा वह 12th लेवल का होगा, और जहां भी अगर कुछ उसका डिटेल है तो वह जहां जाता है ग्रेजुएशन में। जैसे अगर हम बात करें कुक्कुट की, तो कुक्कुट इंटर में है ही नहीं, यह कहाँ पे है, ग्रेजुएशन में है। अगर मेढक की भी बात करें, एम्फिऑक्सिस की बात करें, तो ये सब कहाँ का हो जाता है, ग्रेजुएशन का लेवल होता है। इसके बाद अपरा, ठीक, और प्राणी भूगोल, मुख्य प्राणी भौगोलिक परिमंडल और उसके निवासी प्राणी, तो यह थोड़ा सा है इंटर में, बाकी यह ग्रेजुएशन का हो जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट इसका आता है वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी। बॉटनी में देखो तो अगर विषाणु, देखो जैसे शुरुआत करते हैं विषाणु की, यानी कि क्या, वायरस, वायरस की परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, लक्षण, महत्व, यह सब कुछ अगर पूछ रहा है यहाँ पर, इन सब के बारे में देखो आप, तो इन सब का इसने डिटेल पूछा है, मतलब सब का सब ग्रेजुएशन लेवल जाएगा, यह इंटर लेवल नहीं, यह सबका सब ग्रेजुएशन लेवल है। इसके बाद ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, मुख्य समूह के लक्षण, ठीक, टेरिडोफाइटा वर्गीकरण, मुख्य समूह के लक्षण, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पाइनस, यहाँ पर देखो मुख्य समूह जो हैं उनके लक्षण की बात कर रहा है, ब्रायोफाइटा के जो मुख्य समूह हैं उनके लक्षण की बात कर रहा है, तो यह आ जाता है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, मतलब वहां का टॉपिक है। इसके बाद अगर रिक्स या पार्किंसन, ये सबका सब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही है, तो इसलिए मैंने कहा कि जो 70% पार्ट है ना वह इंटर का है और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का है, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर और इंटर 12th, ठीक है, इन्हीं दोनों से सबसे ज्यादा आते हैं, बाकी सबसे थोड़े थोड़े आएंगे। इसके बाद देखो अगला है वर्गीकी, ये वार्डिकी लिखा है इन्होंने, जबकि होना चाहिए वर्गीकी। तो इसमें देखो बेंथर और हुकर का क्लासिफिकेशन पूछा है, मतलब जो क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दिया है उसी क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन वही हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो सारे में बहुत सारे लोगों का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो बेंथम और हुकर का है, जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी है। उसके बाद आर्थिक वनस्पति विज्ञान की बात करें तो यह सब कुछ अगर देखो विशेष संदर्भ में, तनों के विशेष संदर्भ में सामान्य और असंगत द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। और यहाँ पर देखो पौधों का ज्ञान कहीं भी यहाँ पर नहीं दिया है कि मतलब हल्का फुल्का चाहिए, इन्होंने पूरा डिटेल के बारे में, इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पर शारीरिक लक्षण पूछा हुआ है, यहाँ पर इमारती लकड़ी, रेसे, तेल, औषधियां, पेय और मसाले देने वाले पौधों का ज्ञान, आकारिकी और शरीर, जड़, तना, पत्ती और पुष्प से विशिष्ट लक्षण और रूप, पुष्पक्रम, उत्तक, उत्तक यंत्र, तो यह सब क्लास 12th में भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिटेल हमें पढ़ना होगा जो ग्रेजुएशन में दिया हुआ है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर विशेष संदर्भ में और निकट टेंथिस के तनों में ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, ग्रेजुएशन के इंटर में ये सब नहीं दिया हुआ है।
ठीक, ये इंटर में यहीं तक दिया हुआ है, शारीरिक लक्षण जो ये है ना यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद बात करें ब्रौड़िकी की, लघु जीवाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, बीजांड भ्रूणकोश। हिंदी की यही प्रॉब्लम है कि ये लोग सही लिखते नहीं है, यहाँ पर लघु बीजाणु जनन है, इन्होंने लघु जीवाणु जनन लिखा हुआ है। ठीक है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, स्व पारिस्थितिकी, पादप समुदाय, पारितंत्र, पादप क्रमण और अनुकूलन, पर्यावरण तथा उसके मुख्य घटक, उसका मानव पर प्रभाव। ये सब हमारी ग्रेजुएशन की इकोलॉजी की जो बुक है ना, इकोलॉजी की जो बुक है, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, उसी बुक का है ये सब कुछ। हाँ, ये जो ब्रौड़िकी है, यह ब्रौड़िकी तो एंजियोस्पर्म का जो है पार्ट उससे है। इसके बाद आता है सेल कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी तथा विकास, पादप कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका कला, कोशिकांग और कोशिका विभाजन का प्रारंभिक ज्ञान और इसका महत्व। तो देखो यहाँ पर यह प्रारंभिक ज्ञान यानी यह क्या है, क्लास 11th का है। ठीक, इसका महत्व, गुणसूत्र, संरचना, रसायन, मंडलवाद, सहलग्नता, और यह मंडल नहीं है मंडलवाद है, संलग्नता और जीन विनिमय, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और बहुगुणिता विकास के सिद्धांत। ठीक, अगला है शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब पौधों की जो है वह है जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, अनिवार्य तत्व। तो यह देखो, यह दोनों तरह से होगा, यह क्लास 12th में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। तो जो भी इसके जो क्रियाएं हो रही हैं इसमें, मतलब जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब के जो भी रासायनिक सूत्र वगैरह हो जाते हैं वे सब के सब कहाँ से आएंगे, ग्रेजुएशन से हो जाते हैं, और बाकी सब कहाँ से होता है, इंटर से होता है। ठीक, तो यह हमारे हिंदी में हो गया। अब हम चलते हैं इंग्लिश में, इसी को सिलेबस को देख लेते हैं और आपको एक मतलब बताऊंगी मैं कितना अंतर हो जाता है हिंदी और इंग्लिश में। तो देखो, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जूलॉजी और बॉटनी। अगर जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फाइलम, दूसरा साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, तीसरा है इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी, और चौथा है एनिमल फिजियोलॉजी। 4 पार्ट हो जाते हैं ना। इन 4 पार्ट से कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें पूछी गई, तो देखो सबसे पहले अगर हम फाइलम की बात करें तो फाइलम में क्या पूछा गया, क्लासिफिकेशन। जितने भी फाइलम हैं उन सभी फाइलम के क्लासिफिकेशन, उनकी हैबिट, लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के। मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्पेशल कैरेक्टर पूछे गए हैं हर फाइलम के। ठीक है, अगला साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, माइटोसिस एंड मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस, इनहेरिटेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये कहाँ से रिलेटेड है, साइटोलॉजी से। इसके बाद इकोसिस्टम में पॉल्यूशन है और यही इकोसिस्टम पॉल्यूशन दोनों है। और एनिमल फिजियोलॉजी की आगे बात करेंगे तो देखो क्लासिफिकेशन, हैबिट, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट फाइला। इसको मैंने अपने वर्डों में लिखा हुआ है, तो आप एक बार अपने वर्ड्स में मैंने लिखा हो तो आप एक बार देख लेना। और आप शोर होने जा रहा है तो थोड़ी सी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि पीछे से कोई आवाज़ आ रही है और तेज आवाज़ आएगी। ठीक है, तो 1-2 मिनट की बात हो, अभी शोर खत्म हो जाएगा। तो देखो फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट फाइला, इनके बारे में आपको क्या क्या जानना है वो आपने देख लिया। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो देखो पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। रुक जाओ, थोड़ा सा ये आवाज़ खत्म होने दो। हाँ, प्रोटोजोआ में एंटमीबा, ठीक है, एंटमीबा की बात किया गया है, प्लाज्मोडियम, पैरामेसियम, यूग्लिना, ठीक, इन सब के बारे में ओके आपको पढ़ना है सब कुछ। क्लासिफिकेशन, हैबिट, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, ये चारों चीजें पढ़नी है। उसके बाद प्रोटोजोआ के जितने भी मतलब कॉमन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉमन डिजीज कॉज करते हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो मतलब अगर डिजीज की बात करें तो डिजीज सिर्फ इन्हीं 4 से नहीं, बाकी से भी जो डिजीज होता है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर पोरीफेरा की बात करें तो उसमें स्पेसिफिक है ल्यूकोसोल्निया और साइकान, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। सिलेंट्रेटा की बात करें तो हाइड्रा, ओबेलिया और ऑरेलिया, ये सब ग्रेजुएशन का ही होता है, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर का है। उसके बाद हेलमेंथीज, फैसियोला, टेनिया, स्कैरिस्ट और उसके साथ डिजीज कॉज बाई दीज ऑर्गेनिज्म, इन्हीं तीनों ऑर्गेनिज्म के से जो डिजीज होता है वो पढ़ना है। जैसे कि अभी प्रोटोजोआ में हमने क्या देखा कि डिजीज कॉज बाई प्रोटोजोन्स, मतलब जितने भी प्रोटोजोआ हैं उसमें से किसी से भी पूछ सकता है, जो कि ग्रेजुएशन में और भी दिए हैं ना, तो जितने भी प्रोटोजोआ दिए हैं ग्रेजुएशन में उनमें से जो भी डिजीज कॉज करता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हेलमेंथीज की बात करें तो सिर्फ फैसियोला, टेनिया और एस्कैरिस जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर हेलमेंथीज का मीन्स ये है कि एस्के हेलमेंथीज और प्लेटी हेलमेंथीज दोनों को एक साथ रखा गया है। ठीक है,
अगला है एनेलिडा। एनेलिडा में पूछा जाएगा नेरिस और फेरेटिमा और हिरुडिनेरिया के बारे में। मोलस्का में यूनियो और पाइला के बारे में। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो मस्का, मस्क्यूटो, पैलीमॉन और पेरीप्लेनेटा के बारे में पूछा जाएगा। इकाइनोडर्माटा में सिर्फ एक ही है, स्टारफिश। और कार्डाटा की बात करें तो प्रोटोकार्डाटा, इसमें हर्डमैनिया है, एम्फिऑक्सिस है, और उसके बाद दूसरा हो जाता है वर्टिब्राटा। मतलब कार्डाटा में प्रोटोकार्डाटा और वर्टिब्राटा, ठीक, इन दोनों के बारे में है। अब वर्टिब्राटा की बात करें तो प्रोटोकार्डाटा में हर्डमैनिया है, सिफेलोकार्डाटा, मतलब 3 भागों में विभाजित किया गया ना कार्डाटा को, प्रोटोकार्डाटा, सिफेलोकार्डाटा और वर्टिब्राटा। तो प्रोटोकार्डाटा का हर्डमैनिया, सिफेलोकार्डाटा का एम्फिऑक्सिस और वर्टिब्राटा में पीसीज, 5 भागों में फिर डिवाइड किया गया। तो पीसीज में स्कॉलियोडान, एम्फीबिया में राना टिग्रिना और रेप्टिलिया में यूरोमेस्टिक्स आर अदर लिजार्ड। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक तो वैसे यूरोमेट्रिक्स है, लेकिन इसके साथ किसी और के बारे में बात की जा सकती है। उसके बाद अगर एप्स की बात करें तो कोलंबा, और मैमेलिया की बात करें तो लीपस की बात होगी। अच्छा, यहाँ पर देखो 2 चीजें हो जाती है, एक तो रैबिट होता है और दूसरा लीपस हेयर होता है। तो हेयर और रैबिट में डिफरेंस होता है, इसीलिए हिंदी में लिखा गया है इसके लिए खरहा। ठीक है, खरगोश नहीं लिखा गया है, खरहा लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो खरगोश होता है वह छोटा होता है, मतलब रैबिट मतलब खरगोश होता है और हेयर मतलब खरहा होता है। तो ये जो हेयर होता है ना, ये रैबिट की तुलना में बड़ा होता है, इसके कान भी बड़े होते हैं। जैसे रैबिट देखोगे बड़े प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन जो हेयर होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है, रैबिट की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। इसके पैर भी बड़े होते हैं और इसके जो कान है ना, एक कान भी थोड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि खरहा लिखा हुआ है तो आप उसको रैबिट समझो, ये वाला गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करें साइटोलॉजी की, तो माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मियोसिस, माइटोसिस, गैमेटोजेनेसिस, और उसके बाद इनहेरिटेंस आ जाता है, मेंडल्स लॉ, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर और यूजेनिक्स। ठीक, ये सब कुछ पढ़ना है। ये तो क्लास 12 में भी है, लेकिन इसका लेवल जाएगा ग्रेजुएशन का। उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करें तो एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन, इविडेंस क्या है इवोल्यूशन के, इससे देखना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन, लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, कॉजेज ऑफ इवोल्यूशन, म्यूटेशन, डाइवर्सिटी, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, और यहाँ पे कॉमा रहेगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसके बाद आता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम और पॉल्यूशन, ये 2 चीजें हो जाती हैं। अगला देखें फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में है बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ब्लड। देखो यहाँ पर कहीं भी तुम्हें सिस्टम नहीं दिखाई देगा, एक खास बात ध्यान दो। बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज चाहिए। फिजियोलॉजी, डाइजेशन, मतलब पूरा आपको पाचन पढ़ना है, पाचन तंत्र ही नहीं, पाचन की क्रिया कैसे हो रही है वो सब कुछ पढ़ना है। रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ये सब कुछ। इसी तरह से सर्कुलेशन, इसमें भी दोनों चीजें हैं। ठीक, तो सिर्फ सिस्टम नहीं, इसीलिए इसने यहाँ पे सिस्टम नहीं दिया हुआ है कि इसमें आपको कंप्लीट पढ़ना है उसको। उसके बाद एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब है। फिर उसके बाद अगला आ जाता है जो बायोकेमिस्ट्री है ना। बायोकेमिस्ट्री किसकी है? तो यही हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम, हार्मोन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन जो भी हैं, तो यहाँ पर इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज और इन सब का क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जब बात करते हैं तो एक ग्रेजुएशन का लेवल हो जाता है। इसके बाद हार्मोन्स, और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, एम्फिऑक्सस, फ्रॉग और चिकन का डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ेंगे ना तो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजी में किसका डेवलपमेंट पढ़ना है हमें? एम्फिऑक्सस का, फ्रॉग का और चिकन का। ठीक है, और साथ ही पढ़ना है मैमेलिया प्लेसेंटा। ठीक है, मैमेलियन प्लेसेंटा। और उसके बाद एनिमल जियोग्राफी पढ़नी है हमें, कहाँ कहाँ पे कौन से जीव हैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल। इसके बाद अगर हम बॉटनी में आए तो बॉटनी को कई भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो सबसे पहला तो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सब कुछ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनका लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर मतलब इन सब का लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दोनों। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें
तो उसमें क्लासिफिकेशन है, एंजियोस्पर्म का क्या है, क्लासिफिकेशन है। और साथ ही अगर आगे बढ़ें तो इसमें जो भी बीजाणु जनन है ये सब कुछ इसमें है, सॉरी बीजाणु जनन नहीं, इसके आगे जो भी वो है वो सब कुछ है। इसके बाद बात करें अगर एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी पढ़नी है इसके बारे में, एंजियोस्पर्म की रूट, स्टेम, लीफ और सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है। इसके बाद आता है साइटोलॉजी, इसमें सेल के बारे में पूरा डिटेल, और सॉइल साइंस भी पढ़ना है, प्लांट फिजियोलॉजी, इन्वायरमेंट, इतने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसके बारे में मैंने डिटेल नहीं लिखा है, जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी की तरह जैसे मैंने डिटेल में लिखा हुआ है इसके बारे में मैंने डिटेल नहीं लिखा है, क्योंकि हम पढ़ते चले जाएंगे और इसके टॉपिक भी उसी से बनाते चले जाएंगे। बस मैंने इनको डिवाइड कर दिया कि कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई होगी तो मुझे जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हाँ, अगली कल से मतलब 9 अप्रैल से हम रात के 8 बजे आपको क्लासेस देंगे और आप उसे कंप्लीट देख लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जुलाई में एग्जाम है